नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार और एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो गए हैं। कल चुनाव आयोग ने कुछ राज्यों के विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी है, जिसमें नितिन नवीन की सीट है बिहार से, जो खाली हुए थे, वो विधायक थे, अब वो राज्यसभा के सांसद बन गए। लेकिन लोकसभा की जो सीटें खाली है उस पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। और इसी के साथ शिव जी, हमने तकरीबन 1.5-2 महीने पहले एक स्टोरी करी थी कि दिवाली के आसपास मोदी मध्यावधि चुनाव कराना चाहते हैं और मध्यावधि चुनाव कराने से पहले 360 का आंकड़ा हासिल करना चाहते हैं। हमारी उस खबर पर मुहर लग गई है, क्योंकि जब मध्यावधि मतलब चुनाव में 1 साल से भी कम समय का वक्त बचा रहता है, तब सीटों पर उपचुनाव नहीं करवाए जाते हैं। और ये लोकसभा का कार्यकाल तो 2029 तक था, कायदे से 3 साल का कार्यकाल है, लेकिन आप उन सीटों पर उपचुनाव नहीं करवा रहे। यानी ज्ञानेश कुमार एक मैसेज दे रहे हैं कि शायद इस देश में जल्दी लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। लेकिन क्यों हो सकते हैं और क्यों 360 के आंकड़े पर अडिग थे? क्यों 360 का टारगेट दे दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को, और अमित शाह उस टारगेट तक पहुंच गए थे। सब कुछ बिल्कुल स्मूथली चल रहा था, अचानक उसमें एक बड़ा ब्रेक लग गया। कई बार होता है ना, उत्साह, ज्यादा उत्साह है वो गड़बड़ कर देता है। कई बार बड़े चमचे जो होते हैं ना, बड़े वाले चमचे जो होते हैं, वो चमचे में सब कुछ खराब कर देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, आप सांसदों को तोड़ते जा रहे थे, राजनीतिक दलों को तोड़ते जा रहे थे, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं में, आपके नेताओं में पता नहीं क्या गजब था, वो कुछ भी करने को बेताब थे। और उसके बाद बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, एक के बाद एक ऐसी खबरें निकलकर सामने आती रही, चेहरे का नकाब उतरता चला गया। ये सांसद अब बिफरते हुए चले गए। हम बताएंगे अपने तमाम दर्शकों को कि आखिर 22 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 6 और कैसे 360 का सपना टूटा, और 360 ही क्यों चाहिए थे मोदी को, ये भी एक बड़ा सवाल है। 360 ही क्यों चाहिए थे, लोकसभा के सत्र में क्या होने वाला था, और दिवाली के आसपास मध्यावधि चुनाव की संभावना क्यों पैदा हो रही थी, और क्यों मोदी को डर लग रहा था। मैं शाह को थोड़ा सा अलग रख रहा हूं शिव जी, मैं मोदी के डर की बात कर रहा हूं। क्यों मोदी को डर लग रहा था कि कुर्सी जाने वाली है, एक बड़ी स्टोरी लेकर हम दर्शकों के सामने आए हैं। एक एक करके तथ्यों को सामने रखेंगे, दर्शकों से कहेंगे कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत ही संक्षेप में तमाम चीजों को उनके सामने रखने की कोशिश करेंगे, और हमेशा की तरह शुरुआत अपने शानदार अंदाज में शिव जी करेंगे। जी शिव जी। दर्शक ये सोच रहे होंगे हम 360 के आंकड़े का जिक्र क्यों कर रहे हैं बार बार। तो पहले 360 के आंकड़े का दर्शकों को समझा दें। दरअसल लोकसभा में 543 सांसद हैं, 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस लिहाज से 540 सदस्य इस समय सदन में मौजूद हैं, और कोई भी विधेयक, कोई भी संशोधन प्रस्ताव अगर संसद में आप पारित कराओगे तो उसके लिए 2/3 सदस्य चाहिए, जो 540 के 360 होते हैं। समझ गए होंगे आप बात कि 360 का आंकड़ा या खेल क्या है, क्योंकि सब चीज बड़ी खुली दिमाग से हम अपने दर्शकों को एक अच्छी स्टोरी प्रस्तुत करने का काम करते हैं, तथ्यात्मक, प्रूफेबल। अब ये 360 के आंकड़े के लिए भाजपा को जो 294 सांसद थे पूरे एनडीए को, उसके बाद उसे 66 सांसदों की दरकार थी। इस 66 में 20 टीएमसी के आ गए, फिर 46 रह गए। फिर चर्चा चली कि 20 सपा के आ रहे हैं, तो लोगों को लगा कि फिर तो 26 रह जाएंगे। और 26 के बाद जब बचे तो उन्होंने कहा 6 शरद पवार के हो गए, 6 उद्धव ठाकरे के हो गए, 12 हो गए, अब 8 की और जरूरत है। तो उसमें लास्ट में यह भी बन सकता था कि अगर सपा के सांसद नहीं आएंगे तो 30 बॉयकॉट कर जाएंगे। 30 बॉयकॉट करते ही रह जाएगी ये संख्या 510, और 510 के बाद भाजपा को चाहिए 340, तो भी आंकड़ा पूरा हो जाएगा। और इस सारे आंकड़े पर धता फिर गया। इन सबको देखती रह गई भाजपा, और शरद पवार ने कांग्रेस से बातचीत कर अपनी पार्टी के विलय का लगभग ऐलान कर दिया, लगभग। अब ये ऐलान के बाद अब सांसद ही नहीं बचे। उद्धव ठाकरे तोड़ दिए, टीएमसी तोड़ दी, डीएमके आएगी नहीं। उन्हें ये लग रहा था डीएमके राहुल गांधी से बहुत नाराज है, तो अंतिम स्टेज वो भी 29 सदन से अनुपस्थिति हो जाएंगे। तो 37 में से 30 सपा के
और 29 वो, यानी 60 बॉयकॉट कर जाएंगे तो रह गए 48, 480। और 480 के बाद फिर चाहिए इन्हें 320 सांसद सिर्फ, और 320 करने में ही अब जुटे हुए हैं। लेकिन डीएमके ने जो कल पत्र लिख दिया सुप्रीम कोर्ट, तो बीजेपी का एक मंसूबा वहां खराब हो गया कि वोट पड़ेंगे संसद में महिला आरक्षण और सीट पर सीमन पर, तो डीएमके ने सबसे ज्यादा विरोध किया। डीएमके तो हमें किसी कीमत पर वोट देगी नहीं। अब क्या करे भाजपा? तो भाजपा फंसी हुई छटपटा रही है। और उसी दौरान आ गया राम मंदिर, उसी दौरान आ गया ये अमेरिका का राम माधव और आरएसएस का वीडियो, उसी समय कोलंबो से एक वीडियो आ गया श्रीलंका की राजधानी से, राम माधव पाकिस्तान से बातचीत कर रहे थे। मतलब रोज एक दबाव बन जाता है। हालांकि कल से तो जापान की प्रधानमंत्री भारत में रुकी हुई हैं। प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां तबला बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं। कल उनसे भी हमारे यहाँ एक बाजा बजवा दिया है, पता नहीं काहे का बजवा दिया, बाजा बजवा दिया और बड़ी ताकत से उन्होंने बजाया है। गिटार बजवा दिया, याद आ गया, गिटार बजवा दिया। तो ये जो बाजा बजाने की नई रणनीति आई है, पता नहीं किसका बज रहा है। और जिस दिन बजा उस दिन स्वर ढूंढने नहीं मिलेंगे, स्वर और व्यंजन इधर उधर फैल जाएंगे। वैसे भी इतना रायता सियासत में फैल गया है कि समेटना अब सबको भारी हो रहा है। धर्म का, समाज का, नफरत का, जाति का। बीच में कुछ दिनों के लिए जाति बैकफुट पर आई थी, अब फिर जाति उभर कर सामने आई है। शिव जी, एक दर्शकों को याद दिला दूं कि दिल्ली में जो मेट्रो, जो पहला मेट्रो देश में आया, कोलकाता वाले मेट्रो को छोड़ देते हैं, कोलकाता वाला मेट्रो उस समय एसी नहीं था। दिल्ली मेट्रो का सपना जापान की सरकार के सहयोग से पूरा हुआ है। जो बुलेट ट्रेन वाला सपना चल रहा है वो भी जापान की सरकार के सहयोग से ही चल रहा है। हालांकि दिल्ली मेट्रो अपने उद्देश्य को भूल गई है। मैंने एक लंबा चौड़ा कर आर्टिकल लिखा है, अभी थोड़ी देर बाद अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर करूंगा, दर्शक चाहे तो उसको पढ़े। लेकिन आप समझिए, मैंने वो डिटेल निकाल ली है। उस डिटेल में क्या है, कल चुनाव आयोग ने, शिव जी, बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव जो नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई है, मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर जो डिस्क्वालिफिकेशन जो राजेंद्र भारती को अयोग्य ठहरा दिया गया उसके वजह से खाली हुई, और गुजरात का ये मंजलपुर विधानसभा जो है, हाँ मंजलपुर विधानसभा है, ये वहां के विधायक के मृत्यु के कारण खाली हुई है। इन 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तो घोषणा कर दी है, लेकिन लोकसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की। ये क्लियर कट हमारी बात को बताता है। अब नंबर का गेम जो आपने समझाया वो भी ये बता देते हैं। देखिए, 2 तरीका था। नंबर 1 तरीका कि अपने पक्ष में समर्थक सांसदों की संख्या बढ़ाई जाए, ये प्लान ए था। फिर दूसरा था प्लान बी कि अगर ये समर्थकों की संख्या नहीं बढ़ती है तो अपोजिशन के सांसदों की संख्या घटाई जाए। कैसे घटाई जाए? उसमें से कुछ अस्पताल में एडमिट हो जाते, कुछ अपने रिश्तेदारों की देखभाल में एडमिट हॉस्पिटल में रह जाते, कुछ कहीं बिजी हो जाते, कुछ का फ्लाइट उड़ता उनके राज्यों की राजधानी से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आने के लिए, लेकिन वो मौसम खराब होने की वजह से डाइवर्ट होकर राजस्थान भेज दिया जाता है या कहीं और भेज दिया जाता। आमतौर पर ऐसा होता है, जब भी दिल्ली का आसमान में मौसम खराब होता है तो फ्लाइट को डाइवर्ट करके भेज दिया जाता है। अगर यात्री बड़ा बवाल करता है या तो 1-2 घंटे बाद फिर मौसम ठीक होने पर ले आया जाता है, या फिर जो एयरलाइंस होती है शिव जी, वो प्राइवेट वोल्वो बस की व्यवस्था करती है, उससे उनको फिर दिल्ली लाया जाता है। ये आमतौर पर एक प्रैक्टिस होता है, तब तक यहाँ वोट हो जाता है। ये दोनों प्लान एक तरह से तैयार। प्लान ए उनका क्या था, चूंकि उनके पास पिछली बार जब वोटिंग हुई थी तो उस समय उनको 298 वोट मिल गए थे उनको, अब उनको 360 के आसपास पहुंचना था। तो टीएमसी के 22 सांसद तोड़ने का प्लान था, वो 20 ही तोड़ पाए। शिवसेना के 9 में से 7 तोड़ने का प्लान था, अब तक वो 6 तोड़ पाए शिवसेना, मतलब उद्धव ठाकरे वाली। डीएमके को लेकर इनको लगता था कि चूंकि वो कांग्रेस से नाराज है, चूंकि डीएमके ने कांग्रेस को विश्वासघाती, धोखा देने वाला ये सब बता दिया था, तो उनको लगा कि डीएमके अब एनडीए के फोल्ड में आ जाएगा। डीएमके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एनडीए का पार्ट हुआ करती थी, लेकिन इस बार डीएमके को लगा कि अब अगर वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया हमारे एक में होता है कि पारस पत्थर, जिसको छू ले वो सोना बन जाता है। बीजेपी रिवर्स वाला पारस पत्थर है, जिसको छू ले वो खत्म हो जाता है। आप ऊपर से लेकर नीचे तक लिस्ट उठा लीजिए, जो जो बीजेपी के साथ रहा वो राजनीतिक रूप से खत्म हो गया, एक तरह से समाप्त हो गया। डीएमके को समझ में आ गया ना भाई, ना भाई, अभी नहीं जाना हमें एनडीए में, और उन्होंने समर्थन देने से भी इनकार कर दिया।
तो वो 22 चले गए। शरद पवार के 8 में से 6 तोड़ने थे, लेकिन अब वो किंतु परंतु में उलझे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों में एक बड़ा, हालांकि वो उनके प्लान में अभी शामिल नहीं था, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी का आगे बताता हूँ। आम आदमी पार्टी के 3 लोकसभा सांसद, ये मिला के 20, 22, 7, 6, 3, वो 22 वाला जो आंकड़ा था तो 58 हो रहा था, तो 358 के पास ये पहुंच रहे थे, लेकिन 22 वाला वो रह गया, 20 टीएमसी वाला। तो इसके बावजूद ये सब कुछ मिला के भी 356, 57, 58 के आसपास थे, बाकी एक दो ये जुगाड़ कर लेते। लेकिन डीएमके चली गई, टीएमसी अभी तक हाथ में पूरी तरह से आई नहीं है। वो सांसद अब महुआ मोइत्रा के साथ जो किया, शिव जी मैं आपको सीधे तौर पर बताऊं, देखिए राजनीतिक आरोप पर अंडे वाले पे तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि भैया ये क्या तमाशा कर रखा है, रिपोर्ट दो, पुलिस को बोल दिया है। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जो महिलाओं का सम्मान करना जानता है, जहां महिला की दुर्गा देवी के रूप में पूजा की जाती है। आप अभिषेक बनर्जी के साथ कुछ करते रहिए, लेकिन आपने जो महुआ मोइत्रा के साथ किया, उन्होंने बाकायदा अपनी साड़ी का पल्लू हटा के अपने पेट पर जो जख्म लगे थे वो वीडियो दिखाया उन्होंने। भाई लेफ्ट फ्रंट कैसे विदा हो गया था? लेफ्ट फ्रंट तभी तो विदा हो गया था जब लोगों ने देखा कि ममता बनर्जी को किस तरह से उनके बाल पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मारा गया। उस दिन से लेफ्ट फ्रंट की पश्चिम बंगाल में विदाई की कहानी तय हो गई थी। शिव जी, आप पश्चिम बंगाल में जो विरोध हो, लेकिन महिला सांसद पर अगर आप हमलावर होंगे तो फिर राजनीति में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। टीएमसी को तोड़ के जो आए हैं, नई पार्टी में गए हैं बीजेपी के कहने पर, सुदीप बंदोपाध्याय, वो तो अभी बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उनकी पत्नी ममता बनर्जी के साथ है। कैसे जवाब देंगे पश्चिम बंगाल में वो जाकर? कैसे तृणमूल कांग्रेस के सारे सांसद पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो वहां की महिला मतदाताओं का सामना कर पाएंगे? ये 20 में से कितने बिदकेंगे, इस बात का अंदाजा नहीं है। तो ये पूरा प्लान जो 360 का है वो मोदी शाह का फेल हो गया। और क्यों लाना चाहते थे 360? क्योंकि संसद के मानसून सत्र में महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन बिल लाते, पास करवाते, परिसीमन करवाते और राष्ट्रपति के पास जाके कहते कि लोकसभा बंद करके उपचुनाव की घोषणा कर दीजिए नवंबर के आसपास, दिवाली के आसपास। क्यों करते? क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव से इनको डर लग रहा है शिव जी। और जब मैंने 2 महीने पहले मध्यावधि चुनाव की आशंका जताई थी तो मैंने 2-3 कारण बताए थे। ये वाला कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अयोध्या में इस तरह से चीजें हो। लेकिन जैसे ही अयोध्या वाला मामला सामने आया, तुरंत इन्होंने इंटरनल सर्वे करवाया, इनको पता लगा हम 180 पे जा रहे हैं, यूपी से विदाई हो रही है। तो यूपी से विदाई, तो फिर दिल्ली में कैसे मोदी जी टिकेंगे? और अगर योगी जी खाली बैठ जाएंगे तो क्या लगता है मोदी शाह को बैठने देंगे चैन से? खाली बैठ के तो वो ज्यादा बवाल खड़ा कर सकते हैं ना। ये डर बीजेपी को सता रहा है और इसलिए बीजेपी चाहती थी कि यूपी से पहले, गुजराती लॉबी चाहती थी कि यूपी से पहले मिड टर्म पोल हो जाए या यूपी का विधानसभा चुनाव भी करवा लिया जाए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, अमेरिका से जो खबरें निकलकर सामने आई, ईरान पर जिस तरह से सरेंडर करते हुए नजर आए, कोलंबो से जो तस्वीरें वीडियो सामने आई, जिस तरह से अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हो रहे, और उस बीच जहां से शुरुआत होती है ना वहीं खत्म हो जाते हैं। राम मंदिर माफ कीजिएगा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला इनके लिए इतना बड़ा मामला बन गया है, मुंह दिखा पाना मुश्किल हो रहा है। हम तो पैसों में मामला समझ रहे थे, डॉलर की भी बरामदगी हुई है। अगर ये डॉलर भी आप जोड़ ले तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा घोटाला है। राम गोपाल यादव ने तो एक बड़ा लंबा चौड़ा फिगर बता दिया है। ये बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने जा रहा है। कैसे मुंह दिखाएंगे शिव जी? आरएसएस के लोग जाएंगे यूपी में, घर घर घूमेंगे, तुरंत कोई पूछ लेगा भैया वो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी वाला मामले के जांच का क्या हुआ? अब वो जमीन वाला छोड़ दीजिए, पिछले 3-4 साल से पता नहीं उस सोसाइटी की जांच का क्या हुआ, नहीं पता। अब लोग पूछेंगे भैया उसका क्या हुआ? जो चढ़ावा चोरी हुआ पता लगा कौन असली कल्प्रिट है? ये कहेंगे ये यादव, वो यादव। कहेंगे अरे यार, एक ड्राइवर कैसे हजारों करोड़ रुपए की चोरी कर सकता है जब तक उसके सर पर उसके मालिक का हाथ ना हो या किसी और का हाथ ना हो? और फिर ये मैंने तो सुना है कि भैया वो कर्नाटक तक पैसा ले जाया गया है। कर्नाटक में भागवत जी ने बैठक करी है। आपने पूछा गोपाल राव से कि भैया पैसा क्यों लाए हो तो कर्नाटक? फिर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो। देखिए परसेप्शन की लड़ाई है शिव जी, क्या सच है क्या झूठ है ये तो मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद बहुत कम है। अगर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच होगी तो सच सामने आएगा। लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कर्नाटक पैसा क्यों ले जाया गया। ये दिल्ली में जो आरएसएस का 5 सितारा होटल टाइप का जो भव्य मुख्यालय बना है, इसके लिए पैसा कहां से आया? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। और ये पहला ऐसा वाकया है जब चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, मोदी तो बोल ही नहीं रहे, शिलान्यास करने के लिए चले गए थे, नहीं बोल रहे हैं वो। अमित शाह का खुलासा तो अरविंद केजरीवाल ने कर दिया कि आज तक वो राम मंदिर नहीं गए।
कुछ लोग इसको कहते हैं, जैसे मेरे पास भी कुछ लोगों के आए, कुछ लोग कहते हैं कि जैन है इसलिए नहीं गए। तो मैं जरा दर्शकों को बता दूं कि अमित शाह जैन नहीं है, वो वैष्णव हिंदू है। ये अमित शाह ने खुद कहा था कि वो हिंदू है। क्यों नहीं गए अयोध्या के राम मंदिर? अब कल एक बड़ा इनका इकोसिस्टम का एक बड़ा बौद्धिक जमात का आदमी, उसने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा है कि अमित शाह तो विदेश भी नहीं गए एक बार भी। तो आप उनसे पूछोगे कि विदेश क्यों नहीं गए? अरे भले मानुस, विदेश यात्रा और अयोध्या के राम मंदिर में फर्क है। विदेश जाएंगे ये बीजेपी ने नारा नहीं लगाया था कि हम विदेश जाएंगे, लेकिन ये नारा जरूर लगाया था कि हम रामलला हम आएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। और इतने जिसके आप चुनाव लड़ जाते हो, आपको एक बार फुर्सत नहीं मिली अमित शाह को वहां जाने की? सवाल तो उठ रहा है, पूछा जा रहा है। कल मोहन भागवत बोले शिव जी नागपुर में कि पाकिस्तान से जो आए और ये आए उनको शरणार्थी नहीं कहना चाहिए। पता नहीं आदमी कौन सी दुनिया में रहता है, मेरे समझ में नहीं आता। ये देश राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मामला पूछ रहा है, ये शरणार्थी पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान फोबिया हो गया ऐसा लगता है। जिस दिन से राम माधव और दत्तात्रेय होसबाले अमेरिका गए और वहां से खबर आई कि वहां की एजेंसी कह रही कि आरएसएस पर बैन लगाओ, शायद कहा गया होगा, भाई राम माधव ने तो पूछा था ना पब्लिकली, अरे हुजूर माई बाप बताइए और क्या कर दे आपके लिए जो आप खुश हो जाए। तो हुजूर माई बाप ने कह दिया पाकिस्तान से बात करो। उसके बाद पाकिस्तान फोबिया हो गया है। कभी कहते हैं बातचीत के रास्ते खुले होने चाहिए, कभी कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, फिर कह दिया शरणार्थी ने। वो मुद्दा नहीं, वो खत्म हो गया। पाकिस्तान से जो लोग आए शिव जी, वो इस देश की मिट्टी में रच बस गए हैं। आज कौन याद करता है कि लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान से आए थे? कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। हमारी दिल्ली में राजेंद्र नगर हो, लाजपत नगर हो, या इस देश के कई इलाके हो, कहीं वो सब मिल गए हैं। तीसरी चौथी पीढ़ी आ गई है उनको। अब वो पाकिस्तान के याद भी वो नहीं रखना चाहते। आप क्यों उनके जख्मों को कुरेद के उनको पाकिस्तान की याद दिला रहे हो? कौन कहता है उनको शरणार्थी आज की तारीख में? नहीं कहता। पता नहीं हमने, आपने और इस देश के हिंदुओं ने तो शायद वो शब्द ही पिछले 20, 25, 30 सालों से इस्तेमाल नहीं किया होगा, शरणार्थी वाला। आप उस घाव को ताजा कर रहे हो। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर चल रही है, पता नहीं, आप तो बड़े पढ़े लिखे हो, मोहन भागवत साहब बहुत पढ़े लिखे हैं शिव जी। कम से कम आपको तो अखबार तो पढ़ते होंगे। हिंदी नहीं पढ़ते होंगे तो अंग्रेजी पढ़ते होंगे, अंग्रेजी नहीं पढ़ते होंगे तो मराठी पढ़ते होंगे। अच्छा, मराठी नहीं भी पढ़ते होंगे तो उद्धव ठाकरे वाला जो शिवसेना का अखबार है, मुझे पता है कि वो आरएसएस मुख्यालय में वो आज भी जाता है शिव जी, उसी को पढ़ लेते कम से कम। आपको पता होता कि वो शरणार्थी पाकिस्तान, अमेरिका, विश्व गुरु, ये सब जनता नहीं जानना चाहती। जनता ये जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री के साइड एक्टर के तौर पर आप अयोध्या गए थे, राम मंदिर के शिलान्यास में साथ साथ घूमते जा रहे थे। कैमरा कभी आपको फोकस करता था, कभी सिंगल मोदी जी को फोकस करता था। आप ही बता दो हुजूर माई बाप, ये चढ़ावा चोरी का मामला जो है, क्या शर्म आपको आती है कि नहीं आती? ये बड़ा बहुत ऐसा सवाल बन गया जो डरा रहा है भारतीय जनता पार्टी को अंदर से शिव जी। लेकिन संतोष जी, क्या ये अब 360 या 340 का आंकड़ा छू पाएंगे? अभी अगर बड़े हुए सांसदों की बात करें तो 20 तो टीएमसी के आ गए, 6 उद्धव ठाकरे के आ गए, यानी 26 आ गए। इसके अलावा तो कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है। अगर 26 जोड़ देते हैं 294 में तो ये 320 हो गए। अब इसके लिए तो इन्हें डीएमके और समाजवादी पार्टी दोनों को बाइकाट कराना पड़ेगा, तभी परिसीमन विधेयक पास होगा। और ऐसा होना नामुमकिन है। और जो अब रह गए इन जिन दलों में, चाहे वो 2 या 3 सांसद उद्धव के रह गए, शरद पवार का कांग्रेस में विलय होते ही उनके सांसदों की तोड़फोड़ का खेल खत्म हो जाएगा। और कहीं ऐसे में नायडू भी नाराज दिख रहे हैं कि दक्षिण में परिसीमन पर नायडू भी लगातार अभी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बातचीत कर रहे हैं। ये कल से दाना डाल रहे हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना देंगे। और कहीं पता लगे ये लाए थे 26 और चले गए 30, तब क्या करेंगे? शिव जी देखिए, दिक्कत क्या है, नीतीश कुमार को ये प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का चारा डाल तो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अगर वीपी सिंह बन गए तो फिर क्या होगा? कैबिनेट की बैठकों में रखोगे ना आप उनको। और नीतीश कुमार ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि अस्वस्थ है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। जब वो एक्टिव होते हैं पॉलिटिकली, तो भाई वो पूरी तरह से पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं। वो कैबिनेट की बैठक में एक्टिव हो गए, कुछ कागज मांग लिया तो, या कुछ कागज उनके पास चला गया, वो कागज मीडिया में आ गया तो वीपी सिंह की तरफ बाहर निकलेंगे, पर्ची निकालेंगे, ये मेरे पास अकाउंट नंबर है और मैं मोदी को बेनकाब कर दूंगा, तो नीतीश कुमार कभी डिप्टी पीएम नहीं बनाएंगे। ये बात मान लीजिए। न राष्ट्रपति बनाएंगे, न उपराष्ट्रपति बनाएंगे, न उप प्रधानमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार की राजनीति एक तरह से खत्म है, आप मान लीजिए।
हाँ, चंद्रबाबू नायडू के साथ दिक्कत है। चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार और निशांत कुमार का हश्र देख रहे हैं। उनको अपने बेटे को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना, और ये जानते हैं कि अगर ये परिसीमन वाला बिल पास हो गया और उसके बाद लोकसभा का परिसीमन, विधानसभा का परिसीमन हुआ, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी और उनके बेटे भी चिरस्थायी विधानसभा में विपक्ष के नेता ही बनकर रहेंगे। और हो सकता है कि उतनी सीटें भी ना आए कि विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। अखिलेश यादव क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? अगर यूपी में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव ना होता तो शायद अखिलेश यादव मैनेज हो जाते, लेकिन फिर भी एक बात मैं कहूं, मैं अखिलेश यादव को बहुत समझदार नेता मानता हूं, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा समझदार नेता भी बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये पता नहीं, लेकिन अगर उन्होंने किसी भी तरह से शिव जी इस परिसीमन बिल का समर्थन किया तो आप ये मानकर चल लीजिए कि अगली बार ना तो अखिलेश यादव सांसद बन पाएंगे, ना डिंपल यादव सांसद बन पाएंगी, ना धर्मेंद्र यादव सांसद बन पाएंगे, ना उनके जो मुरादाबाद वाली सांसद है जिन्होंने पार्टी में एक बड़ा बवाल खड़ा कर रखा है वो सांसद बन पाएंगी, ना रामपुर वाली सीट इनके पास आ पाएगी। इनमें से कोई सीट नहीं आ पाएगी। अब अखिलेश यादव कितनी समझदारी से फैसला करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता। इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्होंने कहा था कांग्रेस को त्याग करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस कितना त्याग करे इस बात पर भी तय होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अभी तक अखिलेश यादव, मैं फिर कह रहा हूं, अभी तक अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी ने बैठ के सीटों का बंटवारा नहीं किया है। अगर वो नहीं करेंगे, त्याग की लिमिट तो तय हो जाए, कांग्रेस के त्याग की एक लिमिट तो तय हो जाए। बिल्कुल, और अभी तक वो बंटवारा नहीं तय किया है। अगर वो नहीं करेंगे 5-6 महीने पहले तो फिर उनके साथ दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और एक बात और, मैं राहुल गांधी की एक बात से मैं थोड़ा सा हमेशा वो रहता हूं कि अपने मोबाइल का इस्तेमाल वो फोन करने के लिए नहीं करते हैं। अगर 2024 में उन्होंने नीतीश को फोन घुमा लिया होता और चंद्रबाबू नायडू को फोन घुमा लिया होता तो 2024 में मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। अखिलेश यादव को भी अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। मोबाइल नहीं तो चलिए लैंडलाइन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। कई पूर्व अधिकारी हैं शिव जी, कई पूर्व अधिकारी हैं जो अखिलेश यादव और मायावती में एक कड़ी बन सकते हैं। आप 1 to 1 क्यों नहीं जाके बात करते हैं? क्यों नहीं? जब मुलायम सिंह यादव जा सकते हैं मायावती के पास, और जब आप लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव के कहने पर फिर से मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन वो वाया किसी और के थ्रू है, तो आप सीधे सीधे बात क्यों नहीं करते मायावती से? आप सीधे सीधे बात क्यों नहीं करते राहुल गांधी से? आप मैराथन 2-3 दिन की बैठक करके सीट बंटवारे का फैसला क्यों नहीं करते हो? यूपी की जनता बीजेपी को हराने के लिए तैयार है। जो रिपोर्ट हमने इंटरनल रिपोर्ट जो लाए थे कि 180 पे पहुंच रही है, उससे हंगामा मचा हुआ है। अगर अखिलेश यादव थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो सारी चीजें उनके पास आ जाएगी। यूपी की जनता बीजेपी को हराने के लिए तैयार है, लेकिन आज की तारीख में भी यूपी की जनता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव को अगर मुख्यमंत्री बनना होगा तो उन्हें तमाम जातियों का एक गुलदस्ता बनाना होगा और थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना होगा। आराम तलबी छोड़िए, सुबह 5-6 बजे उठिए, 16 घंटे तक काम कीजिए, लोगों से मिलना शुरू कीजिए, कटाक्ष मत कीजिए। और जितने आपकी पार्टी में जातिवादी नेता है ना, उनको कहिए कि भाई साहब नमस्कार, जाइए घर बैठिए, हमें ना आपकी तरह प्रवक्ता चाहिए ना आपकी तरह नेता चाहिए। किसी जाति विशेष को गरियाकर आप नेता नहीं बन सकते हो। यहां तक कि काशीराम ने भी अपनी पार्टी का नाम क्या रखा था शिव जी? बहुजन समाज पार्टी। और मायावती को अपने दम पर बहुमत कब मिला? जब उन्होंने सर्वहारा समाज की बात करी, जब उन्होंने ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बनाया, जब ब्रजेश पाठक को उन्होंने ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन करने की जिम्मेदारी दी और पूरे उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन करते गए। आप जातियों को गरियाकर सत्ता में कुछ समय के लिए तो आ सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं आ सकते। आज आरएसएस कमजोर क्यों हुआ है शिव जी? इसीलिए कमजोर हुआ है कि हिंदुओं को एकजुट करने के नाम पर ये सत्ता में आए और फिर जातियों के आधार पर बांटते रहे। मोदी खड़े होकर कहते रहे ओबीसी पीएम, ओबीसी पीएम, ओबीसी पीएम। अरे आपको तो हिंदू हृदय सम्राट के कारण वोट दिया था ना हिंदू ने। उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, दलित भी थे, पिछड़े भी थे, अति पिछड़े भी थे, आदिवासी भी थे। आप सबको बता रहे हो कि नहीं मैं ओबीसी हूं और मेरे मंत्रिमंडल में इतने ओबीसी, इसलिए आरएसएस कमजोर हुआ। आपको इस देश में लंबे समय तक राजनीति करनी है तो जाति धर्म से अलग हटकर राजनीति करनी होगी। आपको एक कंप्रीहेंसिव प्लान देना होगा। अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव अभी तक वो सामने नहीं रख पाए हैं। यूपी बीजेपी हारने की स्थिति में पहुंच गई है, लेकिन सवाल ये कि जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना शिव जी। और एक बात और बस साफ कहना चाहूंगा, भैया आप जानते हो कि सामने वाला साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहा है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है,
संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। आपके पास जो है उसका इस्तेमाल कीजिए ना। आपने भी बहुतों को क्या कहा था, बहुतों को आपने मदद की है। जाइए, मिलिए, नए लोगों को जोड़िए, उनको भरोसा दिलाइए कि आप भविष्य में कुछ करेंगे। लेकिन थोड़ा-सा आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। आप ये सोच के बैठे होंगे मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष, तो पार्टी कैसे जब पांव तले से निकल जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ममता बनर्जी है ना सिर्फ। अखिलेश ममता जी से पूछ कर देख ले कि कैसे पार्टी निकल जाती है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो 360 के आंकड़े बनाने में साहिब नाकाम है, तो क्या मध्यवर्ती चुनाव के मूड में आ गए हैं या फिर कुछ और। अभी तो उनका ना है ठिया ठौर, केवल सत्ता में बने जरूर है। आरएसएस भी परेशान है उनसे, विश्व हिंदू परिषद परेशान है। वो कह रहे हैं कहाँ आपने योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाया था, ये आप ही की जिद थी। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि चंपत राय को तो जेल भेजकर मानूंगा। देखना ये है जेल जाता कौन है, जेल से बचता कौन है, और ये चंदे का जो खेल है ये रुकता कब। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। दर्शकों से आग्रह है कि आप भी अपनी राय बताएं, क्या 360 का आंकड़ा नरेंद्र मोदी पूरा कर पाएंगे या नहीं। आप हमें जरूर लिखिए, क्या ये जनमत पर चोरी है या नहीं, इस पर भी अपनी राय हमें जरूर प्रस्तुत कीजिए। संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शकों से कहूंगा, जैसे शिव जी ने कहा, कमेंट करके हम तक अपनी राय जरूर पहुंचाइएगा। नमस्कार।